8:30 बजे और शाम 5 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सरकार आपके साथ में। मैं हूं अंशु सिंह। आज के सरकार आपके साथ में हम बात करेंगे ई किसान उपज निधि योजना के बारे में। जी हां, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको उन योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं जो कि विशेष तौर पर आप किसानों के लिए हैं। इनमें चाहे बात नई ऐप्स की हो, पोर्टल्स की हो या वेबसाइट की हो, तमाम जानकारियाँ आपको इस मंच के माध्यम से मिल पाती हैं। आज इस योजना के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। इस योजना का लाभ ये है कि हमारे किसान अपनी उपज के एवज में ऋण ले सकते हैं और अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी अगली फसल की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ उन्हें आज़ादी मिलती है कि कब वो अपनी उपज को बाजार में बेचें ताकि उन्हें अच्छे लाभ मिल सके। तो आइए जानते हैं इस योजना का सार। ई किसान उपज निधि दरअसल किसानों को कटाई के बाद फसल पर ऋण प्रदान करने का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या डिजिटल गेटवे है। शर्त बस यही है कि आपकी फसल भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण यानी WDRA की ओर से पंजीकृत किसी भंडार गृह में रखी हो और आपके पास उस स्टॉक की इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद हो। आपको यह रसीद बैंक में गिरवी रखनी है। उसके बाद बैंक आपको ऋण उपलब्ध करा देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के ऋण से किसानों के पास फसल बेचने से पहले ही पैसे आ जाएंगे और वे गोदामों में अपनी फसल को ज्यादा दिनों तक रख सकेंगे। बाद में जब अच्छे दाम आने पर ज्यादा मुनाफे के साथ बेच सकेंगे। इस तरह ई किसान उपज निधि औने पौने दाम में फसल बिक्री को कम कर सकती है। ऋण के इच्छुक किसानों को डिजिटल गेटवे में शामिल बैंक ब्याज दर और ऋण राशि जैसे मामलों में विकल्प प्रदान करेंगे। किसानों को जो भी बेहतर विकल्प लगेगा उसे चुनकर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ऋण के लिए किसान को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान रिपोजिटरी खाते का विवरण दर्ज करना जरूरी है। गेटवे UIDAI और CBDT और रिपोजिटरी वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से किसान के विवरणों को खुद ब खुद प्रमाणित कर देगा। गेटवे का रूल इंजन किसान क्रेडिट विवरण जैसे सिविल स्कोर और KCC खाता वगैरह की भी जांच करता है। इसके बाद रूल इंजन किसानों को बैंक की ओर से ऋण विकल्प देगा। किसान जब इनमें से कोई विकल्प चुन लेगा तो गेटवे ऋण के लिए डिजिटल रूप से सैद्धांतिक स्वीकृति दे देगा। इसके बाद किसान दस्तावेज पर हस्ताक्षर के लिए बैंक जाएगा और राशि का भुगतान प्राप्त करेगा। ई किसान उपज निधि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, भंडारण विकास तथा विनियामक प्राधिकरण और नाबार्ड के संयुक्त प्रयास है। WDRA ने इस गेटवे को भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी वित्तीय सेवाओं को एक ही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जन समर्थ पर रखने के लिए विकसित किया है। WDRA भारत सरकार की ओर से स्थापित एक विनियामक निकाय है जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत में NWR प्रणाली को लागू करना है। इसी के साथ ही सरकार आपके साथ में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे विशेषज्ञ से।
महिला किसानों का हाथ मिला सबका साथ। खेतों में लहलहाई फसलें, बढ़े सबके हौसले। वाशिम की महिला किसान देश का मान। इस रविवार सफलता की नई दास्तान सिर्फ डीडी किसान पर सुबह 8:30 बजे और शाम 5 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सरकार आपके साथ। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ई किसान उपज निधि योजना के बारे में और इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ विशाल शर्मा जी हैं, डीजीएम नाबार्ड से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। तो बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कि किसानों को कैसे और सशक्त किया जाए, आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत किया जाए। तो ऐसे में ई किसान उपज निधि योजना क्या है और इससे किसानों को कैसे लाभ हो सकता है? जी, बेसिकली जो ई किसान उपज निधि है ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को फसल की कटाई के बाद जो ऋण उपलब्ध होता है, जिसको हम पोस्ट हार्वेस्ट क्रेडिट भी बोलते हैं, जिसमें किसान अपनी फसल को बंधक रख के बैंक से लोन ले सकता है, उसको सरलीकरण करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जी। और इसके थ्रू बैंक डिजिटल माध्यम से सरलता से बैंक के थ्रू अपना बंधक ऋण अपनी फसल के अगेंस्ट में ले सकता है जी। तो अगर इसे मैं सरल भाषा में समझने का प्रयास करूं तो सर इसका मतलब ये है कि अगर किसान ने अपनी उपज को कहीं स्टोर किया है किसी वेयर हाउस में, उसकी एवज में वो ऋण प्राप्त कर सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या किसी भी वेयर हाउस में, किसी भी गोडाउन में अगर वो अपनी फसल को स्टोर हाउस में रखता है, वहाँ से उसे ऋण मिल सकता है? क्या है ये पूरी प्रक्रिया? इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि वो किसी भी वेयर हाउस में नहीं रख के मिल सकता है। बेसिकली ENWDR, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट बोलते हैं, वो जितने भी हमारे WDRA, हमारा जो भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, जिसको वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी भी बोलते हैं, उनके रजिस्टर्ड वेयर हाउस होते हैं। उसी के अंदर अगर किसान ने अपना फसल रखी है तो उसको नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट इशू होती है, जिसके अगेंस्ट में वो इस किसान उपज निधि के माध्यम से ऋण उपलब्ध करा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे में सर किसानों के लिए कौन कौन से वो शर्तें हैं जो उन्हें पूरी करनी होगी कि मान लीजिए मेरे पास आलू की फसल है और मैंने स्टोर हाउस में रखी है, WDRA के स्टोर हाउस में, और मेरे को वहाँ से एक स्लिप मिली है। अब मुझे कितना ऋण मिलेगा, वो कैसे, किस तरीके से वो निर्धारित होता है, उसका गणित क्या है? और एक किसान के तौर पर जिसकी भी फसल है स्टोर हाउस में, उसे कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी होगी? देखिए, पहली शर्त तो जैसे मैंने बोला था कि आपका पहली शर्त है कि आपका सामान जो है WDRA का जो पंजीकृत वेयर हाउस होता है उसमें होनी चाहिए। और दूसरी, क्योंकि आप पंजीकृत, अब तो अभी NWDA इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में हमारे को वेयर हाउसिंग रिसीट मिल रही है, वो होना जरूरी है। एक बार अगर वो मिल जाता है तो किसान जो ई उपज निधि का जो प्लेटफॉर्म है, गेटवे है, उसमें जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और बाकी किसान के लिए इसमें 2-3 फ़ायदे ये है कि आदमी, किसान को अपने साथ और कोई कागज़ लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये गेटवे ही UIDAI से, अगर जरूरत पड़े तो पैन है तो पैन से, नहीं तो किसान की जो KCC लोन चल रहा है, सिबिल के रिकॉर्ड को ऑटो फैच करके ही सारा डाटा उसमें पोर्टल में क्रिएट करके किसान की एक एलिजिबिलिटी निकाल देता है कि किसान को कितना ऋण मिलेगा, और किसान को डिफरेंट बैंकों के विकल्प भी प्रस्तुत करता है। तो किसान को ये फ्रीडम है, किसान को ये स्वतंत्रता है कि किसान किस विकल्प को चुनना चाहता है, कौन सा विकल्प उसे लगता है अच्छा है, और उसके माध्यम से वो कौन सी ब्रांच से लेना चाहता है। तो ये सरलीकरण करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसान बहुत आसानी से, बहुत समय पे और जल्दी अपना बंधक ऋण ले सकता है जी। तो पोस्ट हार्वेस्ट लोन ले सकता है। सर, इसमें मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कौन सी फसलें हैं या कौन सी फसल स्टोर हाउस में है, क्या इसका भी कोई नोटिफिकेशन है कि उस क्षेत्र के लिए आलू है, टमाटर है या प्याज है, या फिर उसकी कोई भी फसल है, और ऋण कितना मिलेगा ये कैसे निर्धारित होता है? देखिए, इसमें WDRA ने कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रॉप्स है, कुछ उनको नोटिफाई किया हुआ है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी नोटिफाई किया, और लगभग आप देखेंगे इसमें लगभग अधिकतर जो हमारी फसलें हैं वो सभी फसलें इसमें कवर होती है। और किसान चाहें तो किसी भी क्षेत्र में अपने WDRA पंजीकृत गोडाउन में इसको रख के ये ऋण ले सकता है। और जहाँ तक आपका द्वितीय क्वेश्चन था कि कितना ऋण मिल सकता है, इसके लिए देखिए, जो इसकी ऋण की रिक्वायरमेंट है, कितना उसकी एलिजिबिलिटी, इसका असेसमेंट बैंक का पोर्टल अपने आप करता है। वो 2-3 तरीके से इसका असेसमेंट करता है। एक तो जो NWDRA किसान को इशू होती है, उसमें
उस फसल की कीमत लिखी होती है कि कितनी कीमत का फसल है, वो उसका वैल्यूएशन कितना है, वो कितने रुपए में इसकी कीमत है। उसके अलावा आपके एगमार्क करके बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनमें करंट रेट, आज का रेट क्या चल रहा है उस फसल का, उस हिसाब से वैल्यूएशन होती है। मतलब अगर मान लीजिए एमएसपी भी घोषित है फसल का, एमएसपी घोषित है या फिर एगमार्क में जो करंट रेट चल रहा है या जो ईडब्ल्यूडीआर में रेट आइडेंटिफाई, उसमें से जो भी लिस्ट है उसके बेसिस पे बैंक उसकी वैल्यूएशन करके उसकी जो एलिजिबिलिटी बनती है उसको वो असेस कर सकता है। और वो कई बार कोई बैंक 25% तक का मार्जिन लेता है, कोई 20% तक का मार्जिन भी लेता है। तो अधिकतर बैंकों में 25% तक का मार्जिन रख के 75% तक का उस पर ऋण उपलब्ध होता है। जी जी बिल्कुल। तो सर ये ऋण किस शर्त पे मिलता है, मतलब इसमें इसकी देनदारी कैसे होती है, कब तक उसे फसल बिक जाने के बाद ही उसे वापस करना होता है, किस तरीके से वो वापस कर सकता है? देखिए, इसका जो टर्म है लोन का, बेसिकली या तो जो क्रॉप की सेल्फ लाइफ होगी या फिर जिस दिन तक वो अदाय कर देगा, वो मैक्सिमम 12 महीने तक उसको ऋण मिल सकता है। और शर्तों में ये है कि आप केसीसी होल्डर होने चाहिए और आपके पास ई नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट होना चाहिए, क्योंकि डिजिटली चलता है। तो यही 2-3 शर्तें हैं। और क्योंकि इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेयर हाउसिंग रिसीट को ही गिरवी रख के बैंक उनको लैंडिंग करता है। जी, तो एक मुश्त में इसे वापस करना होता है या फिर हाँ, किसान जैसे अपनी सुविधा के अनुसार कर सकता है? आपका जो प्रोसीड सेल हो गया उसके बाद बैंक किसान को उसको एक मुश्त में सारा जमा करना। जी। और सर अगर किसान, मान लीजिए ना ऐसा ना हो, हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है जब किसान अपना लिया हुआ ऋण वापस करने में सक्षम नहीं है, कोई समस्या आ गई उसके साथ, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मतलब क्या उस पर कोई पेनल्टी लगती है, कोई शुल्क लगता है, या उसकी फसल उसे वापस नहीं दी जाती? क्या रहती है स्थिति? देखिए, अगर क्योंकि ये रिसीट गिरवी रखी होती है, तो उस केस में डायरेक्ट वेयर हाउसेस के लेवल से भी इसको नीलाम किया जा सकता है फसल को। तो यही इसमें अच्छी बात है कि दोनों के बीच जो ट्रस्ट है, जो प्लेजर है जिसने गिरवी रखी है और जो प्लेजी है जिसने गिरवी ली है, तो ये क्योंकि ये नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट एक स्वामित्व का एक आपका प्रूफ है, आपकी क्वालिटी का प्रूफ है, तो दोनों के बीच ट्रस्ट भी डेवलप होता है। जी। तो इस तरह की शंकाएं की भी दूरी हो जाती है कि भैया अगर नहीं समय पे दिया गया तो क्या होगा। तो स्वामित्व का भी प्रूफ है, क्वालिटी का भी प्रूफ है, तो एक तरह से दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डिंग का भी एक काम करता है। जी। और जो किसान की फसल सर वेयर हाउस में रहती है, वो क्या इंश्योर्ड होती है? जी, ये कुछ मानक है WDRA के पंजीकृत करने के। उन मानकों में ये भी है कि जो वेयर हाउसिंग ऑपरेटर होता है उसको उसमें इंश्योरेंस करानी होती है, उसमें फायर का, थेफ्ट का, बलगरी का, सबका इसको इंश्योरेंस कराना होता है। जी सर, आगे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो गेटवे है ये कितना सुलभ है किसानों के लिए, और क्या ये हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, और या फिर कोई जो डिजिटली इतना सक्षम नहीं है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था है? ये गेटवे बहुत ही सरल है। इस गेटवे को भारत सरकार का जो डिफरेंट क्रेडिट स्कीम्स है उसके एक लिए एक सेपरेट पोर्टल जो बनाया गया, जनसम्मत पोर्टल, उसी पे ही इसको रखा गया है। इसमें किसान को केवल 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, एक अपना नाम, अपनी डिटेल, और उसके बाद उसकी जो रिपोजिटरी अकाउंट है जिसमें उसको नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट इशू है, उसकी डिटेल डालते ही ये सब चीज़ें ऑटो फिट करता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल किसान को नहीं डालनी होती है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें अपने आप ऑटो फेच करता है, क्योंकि इसको UIDAI से लिंक किया गया है, इसको CBDT से लिंक किया गया है। बाद में किसान की जो क्रेडिट विवरण है जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, सिविल की इन्फॉर्मेशन है, सब ऑटो फिट करके ही बैंक किसान की एलिजिबिलिटी निकाल देता है। और साथ में इसमें एक और अच्छी चीज़ ये है कि किसान को बार बार बैंक में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी आइडेंटिफाई करने के बाद डिजिटली उसको एक सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसको किसान पोर्टल से डाउनलोड करके उसको साइन करके बैंक में जाके अपने दस्तावेजों को भर के लोन ले सकता है। तो उसको सरलीकरण भी किया गया है और किसान को बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन भी भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटेड है। सर, अब इसमें ये भी एक कह सकते हैं शर्त है, या फिर कहें कि आप एलिजिबिलिटी है कि आप के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सिबिल की बात की गई है। तो सिबिल कैसे बनता है किसानों का? क्या किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर? क्योंकि सिबिल होने के लिए पहले तो या तो उसने कभी कोई लोन लिया हो या फिर उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो। किसानों के पास आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। नहीं, तो सिबिल में ऐसा है कि अगर आपका सिबिल बना हुआ, क्योंकि वो तो जब क्रेडिट लिया होगा तभी आपका सिबिल बनेगा।
तो अगर क्रेडिट नहीं बना लिया होगा तो वो भी आपको रिपोर्ट में दिख जाता है कि इस किसान के अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नहीं है। ये कुछ एक पोर्शन, अदरवाइज तो केसीसी भी, क्योंकि अभी डिजिटली हो रहा है, तो केसीसी का भी विवरण किसान का आता है कि उसी से केसीसी का सिबिल स्कोर बनता है केसीसी से। हाँ। जी जी जी। जितना भी ऋण है, नॉट केसीसी, जितना भी ऋण किसान लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जाती है सिविल पे। सिविल तो एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी है, वो डिफरेंट जो किसान का कोई इंडिविजुअल भी लोन लेता है तो उसके माध्यम से भी उसका क्रेडिट डेवलप होता है। अब सर मैं ये जानना चाहूँगी कि किसान तक ये पैसा पहुँचेगा कैसे? क्या ये भी उसके खाते में ही आ जाएगा और वो खाता क्या उसे कोई अलग से भी रखना होगा, या फिर जिसमें पहले से ही वो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहा है, जिसमें किसान सम्मान निधि योजना है मान लीजिए, और भी जो जिसमें उसे सब्सिडीज़ आ रही, क्या वही खाता होगा या इसके लिए अलग से खुलेगा कोई? देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। एक तो जो आपका सेविंग खाता होता है वो आपके दिनचर्या के काम के लिए यूज़ होता है। जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक आपका एक ऋण का अलग खाता खोलते हैं। तो बैंक के कुछ शर्तें होती हैं, शर्तों के अनुसार बैंक जो भी आपका ऋण की किस्तें हैं तो उनको रिलीज़ करता है। तो वो जो शर्तें बैंक की होगी, ऋण का रिलीज उसी हिसाब से होता है। और खाता आपका कोई भी चल सकता है, पर जो ऋण का खाता है वो बैंक सब ऋणों का खाता को अलग अलग खोलते हैं। जी जी जी। ये एक अलग से इसमें कोई अलग से आपको अपना सेविंग खाता या कोई और खाता डेवलप करने की खोलने की कोई जरूरत नहीं होती। जो एग्जिस्टिंग खाते हैं वो सब चलते हैं। सर इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है? किसानी है या फिर क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप या फिर एफपीओ? किसानी है। किसान के ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एलिजिबल होते हैं और एसएचजी भी एलिजिबल है। सबसे छोटी इकाई किसानी है। तो किसान से लेकर एफपीओ या सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें वो भी ले सकते हैं, एक अपना ग्रुप बना करके समूह बना के भी ले सकते हैं। जी सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस तरह की योजना से लाभ कैसे होगा किसानों को, क्योंकि पहले किसान क्रेडिट कार्ड उसके पास पहले से ही है और कुछ और ऐसी योजना है जिसमें उसे सब्सिडी भी मिल रही है। तो ये ऋण किसान क्यों लेना चाहेगा? इससे बाज़ार में उपलब्ध दूसरे जो ऋण है उससे कैसे अधिक लाभ है? देखिए, इसके दो तीन प्रत्यक्ष लाभ है। पहला लाभ तो ये है कि किसान अभी संकट के समय में, जब पीक सीजन मार्केट का चलता है, तो औने पौने दामों में अपनी फसल को बेच देता है। क्योंकि एक तो उसके पास भंडारण की सुविधा नहीं रहती है, अगर सुविधा रहती भी है तो उसको तरलता की जरूरत है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये दो तरीके से किसान को फ़ायदा देगा। एक तो किसान को भंडारण की सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि पंजीकृत गोडाउन में है और वो पंजीकृत गोडाउन के कुछ मानक है, तो उस हिसाब से फसल भी स्टोर होती है। सेकेंड ये है कि किसान को ये एक अपॉर्चुनिटी, एक समय प्रदान करता है। किसान अपने हिसाब से अपनी फसल को अपने रेट के हिसाब से अपने समय पे बेच सकता है। और उस दौरान के बीच की जो उसकी पैसे की ज़रूरत है, उसकी जो तरलता की ज़रूरत है, उस तरलता को बैंक के माध्यम से दिया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या है कि भारत सरकार की तरफ से जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर है उनको 7% पे 3 लाख तक का लोन इसमें उपलब्ध है। तो दोनों फ़ायदे हैं। एक तरफ से तरलता की आवश्यकता भी पूरी होती है, किसी की तरह ही 7% पे ऋण उपलब्ध मिलता है इसमें। जी जी जी। और वो ऋण 6 महीने तक किसान को उपलब्ध है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि सर आप बता रहे हैं कि हर तरह के किसान इससे जुड़ सकते हैं। मैं विशेष तौर पर छोटे सीमांत किसानों की बात करूँगी, जिनके पास बहुत ज़्यादा उपज भी नहीं होती है और उनको जल्दी पैसा चाहिए होता है ताकि आगे की फसल की भी तैयारी कर पाए। तो उन्हें इसे और इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या प्रयास है? इसमें अवेयरनेस चल रही है बैंकों के माध्यम से, क्योंकि ऋण की जितनी भी स्कीम्स है, जितनी भी योजना है, उनका बैंकों के माध्यम से अवेयरनेस पे काम चल रहा है। इसमें नाबार्ड के माध्यम से हमारे जिला विकास प्रबंधक हैं, उनके माध्यम से भी अवेयरनेस पे काम चल रहा है। और प्लस WDRA के हिसाब से जो गोडाउन है उनके माध्यम से भी इसमें अवेयरनेस का काम चल रहा है। और जैसे आपने कहा कि छोटे और मझोले किसानों को तुरंत पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वो तुरंत अपनी फसल औने पौने दामों में बेच देते हैं। यही इसका एक उद्देश्य है कि किसान के पास वो तरलता रहे उस दौरान, ताकि वो अपनी फसल को अपने मुताबिक भेज सके। क्योंकि जैसे उसने गोडाउन में रख दिया, इनेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट आ गई, उसके अगेंस्ट में सरलता से उसने लोन ले लिया, तो उसकी जो उस समय फसल की रिक्वायरमेंट है, अगली फसल को बोने की रिक्वायरमेंट है, वो पूर्ण हो जाएगी। और जब फ्यूचर में उसे लगता है, भविष्य में उसे लगता है कि हमारा रेट ठीक चल रहा है, तो उस रेट को वो अपने हिसाब से प्राइस को सेल कर सकता है। जी जी सर, इससे क्या अन्य जो हमारे पहले से ही योजना चल रही है, जैसे ई-नाम है, हाँ जी, क्या उससे भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इस पे काम चल रहा है कि दोनों जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को ई-नाम से उससे जोड़ा जा सके, उसमें काम भी चल रहा है में। और मुझे लगता है भविष्य में हमें उसको भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। यानी अगर किसान ई-नाम से हम जोड़ देंगे इसे, और अब जैसे आपने बताया आने वाले समय में, तो उसे कुछ भी नहीं करना, घर पे ही ई-नाम पर उसे सीधे रजिस्टर करके उस उपज को बेचना है, वहाँ से गोडाउन में चल जाएगा, गोडाउन से नेगोशिएबल
ई इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेरिएशन रिसीट आ जाएगी और उसके माध्यम से वो बैंक के माध्यम से गिरवी रख के उस पर लोन ले सकता है। जी सर, अब किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि किसानों को कई बार ये लगता है कि इन सब चीज़ों में बहुत सारी बारीकियां हैं, शायद वो नहीं समझ पाएंगे, कहीं उनके साथ उनकी फसल तो कहीं और चली गई तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत तरह की आशंकाएं होती है। अगर मैं किसान के नज़रिए से बात करूं तो ये विश्वास कायम करने के लिए और इस चीज़ को स्थापित करने के लिए कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, किसानों की बेहतरी के लिए और उनकी उपज जो है वो सुरक्षित है और उनकी मदद के लिए है, इसके लिए क्या किया जाए? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो ENWR है, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट है, ये बेसिकली WDRA के पंजीकृत गोडाउनों में ही मिलती है। WDRA के पंजीकृत गोडाउन है वो रेगुलेटेड है हमारे वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। तो किसानों को ये भ्रम कि किसी गोडाउन में रख लेंगे तो हमारा माल सेफ रहेगा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल उस पर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पंजीकृत कराने के लिए वेयर हाउसिंग ऑपरेटर्स को, वेयर हाउसिंग ऑनर्स को कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें एक इंश्योरेंस भी मैंने कहा था आपको, इंश्योरेंस भी एक क्राइटेरिया है। तो ये किसानों को ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा माल जो है वो ख़राब हो जाएगा, बेकार हो जाए, क्योंकि वो मानक पूरे करता है तभी वो पंजीकृत होता है गोडाउन। जी जी। दूसरा ये है कि ऋण की भी जो आवश्यकता है किसानों को, उसको बहुत सुगम बनाया गया है। किसान को एक जनसमत पोर्टल जो मैंने बताया भारत सरकार का, उसमें जाके सिंपली अपने बेसिक डिटेल को डालना है और अपना जो EWR का रिपोजिटरी अकाउंट है उसकी डिटेल डालना, बाकी सब इसमें ऑटो फैच होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस प्रोसेस को कम्बरसम भी नहीं रखा गया है, बहुत जटिल नहीं रखा गया है, ताकि किसानों को आसानी से कर सकें। जी जी सर, अंत में मैं जानना चाहूँगी कि क्या इसमें कोई कम से कम अवधि भी है, जिसे हम बैंक की भाषा में लॉक इन पीरियड कहते हैं, कि आपको अपनी फसल को या अपनी चीज़ को इतने दिनों के लिए तो rखना ही पड़ेगा, या फिर मान लीजिए किसान ने आज स्टोर में रखा और 1 महीने बाद या 10 दिन बाद ही बेचना चाहता है, तो क्या ये उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, सुगमता है? ये देखिए, योजना के अंदर तो किसी तरह की कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, बस एक ही है कि अगर आप 7% पे ऋण चाल रहे हैं तो उसमें 6 महीने तक ही रख पाएंगे। और नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, जैसे मैंने कहा कि उसकी जो लाइफ पीरियड होता है वो बेसिकली सेल्फ लाइफ जो प्रोडक्ट हो या 12 महीने रहेगा। बाकी जिस बैंक को वो सेलेक्ट करता है किसान, उस बैंक की क्या शर्तें हैं उसको भी एक बार देखना जरूरी है। जी, और इसमें कोई शुल्क अलग से तो नहीं, प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह जो होते हैं? नहीं, अलग से इसमें कोई शुल्क नहीं है। जी, तो बिल्कुल, तो आज हमने बात की ई किसान उपज निधि के बारे में, और हमने आपको बताया कि कैसे आप बाज़ार को समझते हुए जब भी आप अपनी फसल को बेचना चाहते हैं, इस योजना के माध्यम से ये आज़ादी आपको मिलती है। आप अपनी फसल को स्टोर हाउस में रख सकते हैं, उसके एवज में आपको ऋण मिल सकता है, यानी आपकी जो तुरंत ज़रूरतें हैं, जो पैसे की आवश्यकता है, अगली फसल की तैयारी करनी है, वो भी कर सकते हैं, और आप अपनी जो फसल रखी हुई है उसके लिए भी ये फैसला कर सकते हैं कि आपको कब बेचनी है, जब आपको अच्छे दाम मिले। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को ई किसान उपज निधि योजना के बारे में इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए। हमें पूरी आशा है कि किसान इसका ज़रूर लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का सरकार आपके साथ। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनका हमारे किसान अवश्य ही लाभ लेंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या फिर आप चाहते हैं किसी और योजना का भी हम पूरा ब्यौरा लेकर आएँ, तो आप इसकी जानकारी हमें दे सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। सोशल मीडिया से संपर्क करने के लिए आप फेसबुक पर जाएं, सर्च में सरकार आपके साथ टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा। आप वॉल पर लिखकर या फिर मैसेंजर के माध्यम से भी अपने सवाल, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, यानी सरकार आपके साथ का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात इस पर रिकॉर्ड करवाएं, जो कि हम तक पहुँच जाएगी। आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें सरकार आपके साथ। इसी के साथ ही आज की सरकार आपके साथ में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में एक और योजना की पूरी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें।
खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पशु की ज्ञाभिन होने में हो रही है समस्या। क्या बार बार पशु मधचक्र के दिखा रहा है लक्षण? ये हो सकते हैं रिपीट ब्रीडिंग के संकेत। क्या है ये रिपीट ब्रीडिंग? कैसे पाएं निजात? जानने के लिए देखिए पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग, कारण और उपचार, इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कोनो और सोहर सुनना है तो बोलिए ना। हाँ, अभी क्या हुआ? रुको, पहले ये बताओ कि खुशखबरी पक्का है ना? सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, डीडी नेशनल पर। किस फसल की क्या है चाल? किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार? बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए IIT कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए कार्यक्रम कृषि विशेष, गुरुवार शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं